प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री को इस स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट का एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने टर्मिनल का जायजा लिया, उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी उद्घाटन किया। इससे मुंबई में सफ़र करना पहले से ज़्यादा तेज़, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई वन ऐप का भी उद्घाटन किया। आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है। इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा। ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ही नहीं, इसे एक ट्रैवल हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इसका पूरा स्वरूप 2036 तक सामने आएगा। इस एयरपोर्ट की पूरी डिटेल बता रहे हैं विपिन भट्ट। तो बड़े इंतजार के बाद ये लम्हा आया है जब नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है। लंबे समय से इसकी बातें होती थी, बनने में भी इसको बड़ा वक्त लगा, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। तो आइए इस एयरपोर्ट से क्या बदलेगा मुंबई और नवी मुंबई के लिए, वो आपको बताते हैं। तो ये NMIA है, यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका लोकेशन उल्वे, जो कि नवी मुंबई का एक इलाका, और तैरता हुआ कमल, देखिए एक तस्वीर भी आपको दिख रही है। तो एक कमल का रूप देने की कोशिश की गई है। हमारा जो अंधेरी वाला एयरपोर्ट है वहां पे भी कमल का काफी उपयोग है, लेकिन इसे एक ओवरऑल डिजाइन कमल का दिया गया है। कुल क्षेत्रफल इसका करीब 1160 हेक्टेयर या 3000 करोड़ एकड़ के आसपास है। 5 फेज हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, टर्मिनल होंगे कुल मिला के 4 और रनवे बनाए गए हैं 2, यानी एक बड़ा एयरपोर्ट है ये, काफी बड़ा। 2036 तक जो प्लानिंग है, 9 करोड़ तक इसकी जो लोड कैपेसिटी है, पैसेंजर क्षमता, वो पहुंचाने की बात है। कनेक्टिविटी सीमलेस होगी, यानी आप एक्सप्रेस वे के थ्रू यहां पहुंच सकते हैं, मेट्रो यहां तक लाई जाएगी, लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी, वाटर टैक्सीज भी यहां पर कनेक्ट की जाएगी। तो मुंबई के किसी भी इलाके से यहां पहुंचना आसान होगा। खासतौर पर नवी मुंबई वालों के लिए एक बड़ी सौगात है। टर्मिनल 1 का उद्घाटन हो रहा है आज। लागत है करीब 20,000 करोड़ और 3700 मीटर लंबा रनवे है, जो एक रनवे है। ऐसे 2 रनवे होंगे। पैसेंजर क्षमता फिलहाल के लिए 2 करोड़, कार्गो क्षमता 8 लाख टन, और चेक इन काउंटर्स अभी जो शुरू हो जाएंगे वो है 88 इन नंबर्स। एरोब्रिज बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको बस से वापस टर्मिनल तक आने का झंझट नहीं। 29 एरोब्रिज अभी ऑपरेशनल होंगे। दिल्ली फ्लाइट्स अभी इस वक्त जब भी ऑपरेशनल होगा 380 यहां से उड़ाने की योजना है। पार्किंग के लिए 42 एयरलाइंस, 23 चार्टर और 7 कार्गो को पार्किंग फिलहाल मिल जाएगी। और देश की सबसे बड़ी MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सुविधा इस एयरपोर्ट पर बनने जा रही है। तो यह भी एक बड़ा यूनिक फैक्टर इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ रहा है। शुरुआत मतलब कमर्शियल जो ऑपरेशंस हैं वो दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, और जो एयरलाइंस इनिशिएट करेंगी वो हैं इंडिगो, अकासा, एयर इंडिया और AI एक्सप्रेस। इनकी उड़ानें यहां से शुरू होंगी और धीरे धीरे करके और एयरलाइंस यहां पर जुड़ेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। अभी आप जब टिकट लेते हैं बॉम्बे से फ्लाई करने के लिए या बुक कराते हैं तो BOM नाम का कोड आता है। अब एक और कोड आपको देखने को मिलेगा, NMI यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो अब तैयार हो जाइए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए। और दिल्ली NCR को भी जल्दी ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। पहले कई बार निर्माण कार्य में देरी हुई, लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सरकार को आश्वस्त किया है
कि एयरपोर्ट का काम 30 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हैं और इससे तय समय पर पूरा करने की कोशिश जारी है। कैसी है तैयारी, कब पूरा होगा एयरपोर्ट का काम, इस पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में पहले भी कई बार देरी हो चुकी है। सबसे पहले ये 2024 अक्टूबर तक पूरा हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगली डेट रखी गई 2025 के अप्रैल की, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद महीने दर महीने डिले होता रहा, यहाँ तक कि जो इसके डेवलपर हैं उन्हें हर महीने 3 करोड़ की पेनल्टी भी देनी पड़ रही है इस वक्त इस डिले की वजह से। लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो डेवलपर हैं ज्यूरिख इंटरनेशनल, उनकी तरफ से सरकार को एक आश्वासन दिया गया है कि अक्टूबर के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। कुछ जो छत और बाकी जो काम बचे हुए थे वो लगभग कंप्लीशन पे है और फिनिशिंग टच का जो काम है वो पूरा हो रहा है और अक्टूबर के अंत तक इसके जो पूरा निर्माण है वो पूरा हो सकता है। और नवंबर में जो है इसका इनॉग्रेशन की संभावना जताई जा रही है। करीब 1 महीने का समय लगेगा निर्माण काम पूरा होने के बाद। जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है, डीजीसी और बाकी एजेंसीज हैं वो इस काम को कर रही है, उसमें 1 महीने का समय लग सकता है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो निर्माण काम पूरा होने से 45 दिन के अंदर जो पहली उड़ान है वो भरी जाएगी। तो इस साल के अंत तक दिल्ली एनसीआर को अपना जो दूसरा एयरपोर्ट है वो मिल सकता है। और ये देश में दूसरी बार ऐसा होगा कि एक शहर के अंदर 2 एयरपोर्ट होंगे। ट्विन एयरपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, तो जेवर एयरपोर्ट भी अगले कुछ महीनों में बनके तैयार होने वाला है। देश के सबसे बड़े मोबाइल मेले की शुरुआत आज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक मंच बताया। भारत की एक्सपोर्ट रेडी 4G टेक्निक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से ग्लोबल टेक वैल्यू चेन का एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है। आत्मनिर्भर विजन को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने निवेशकों और इनोवेटर्स से मेक इन इंडिया थीम पर निवेश करने की आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया के लिए सबसे अच्छा वक्त है। This is the best time to invest, innovate and make in India. हमें देखना होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कहां रुकावटें आ रही, मोबाइल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में जहां भी ग्लोबल बॉटलनेक्स हैं, वहां भारत के पास दुनिया को सॉल्यूशन देने का मौका है। उदाहरण के लिए हमने पहचान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अब कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थी और पूरी दुनिया डाइवर्सिफिकेशन चाहती थी। आज भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम हो रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा है कि वो इनोवेशन और डिजिटल रिवॉल्यूशन में भारत को आगे रखने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। I think today we saw the whole value chain, right? We saw right from semiconductors to fraud management to 6G, and we look forward to innovate and keep India on the forefront of digital revolution. Sir, anything on PM's 25 years of governance? It has been an absolutely revolutionary mode for India, and we're lucky to have a leader like him. इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी की लीडरशिप में आत्मनिर्भर भारत पर काफी काम हुआ है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेक इन इंडिया को हमें बढ़ावा देना है, सही समय। आपको क्या लगता है ये सही समय है? हाँ, देखिए यहाँ पे कितना कुछ पिछले कुछ सालों में उनके प्रोत्साहन की वजह से कितना इंडिया में ये अपना सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर के बेसिस पे कितना कुछ बनने लग गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे इंडियन स्टैक्स हैं, इंडियन इक्विपमेंट हो गया है, इंडियन 4G स्टैक हो गया है। तो बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इधर मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आज सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि एडवांस और पारदर्शी इकोसिस्टम पर लगातार काम हो रहा है। फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बाजार में निवेशक बढ़ रहे हैं। Paperless onboarding and mobile-first platforms has made investing simpler and more inclusive. Retail investors, especially from smaller towns,
are now able to access products and platforms that were once confined to metropolitan India. SEBI, in collaboration with market infrastructure institutions, industries bodies, intermediaries, and participants, has been facilitating an ecosystem that harnessed technology to improve efficiency, build resilience, and investor trust. उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार गिरावट पर बंद हुए हैं। निफ्टी में 4 दिन की बढ़त पर आज ब्रेक लग गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही। बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन जो हम पिछले 4 दिन से देख रहे थे कि जो बुल्स का जोश था वो हायर नोट पे था, फाइनली आज जो बियर्स हैं वो यहाँ पे ओवरटेक करते हुए नजर आए हैं और आज बाजार में हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। एक उतार चढ़ाव का सेशन बेसिकली रहा है। लेकिन आईटी पैक की बात करी जाए तो देखिए कल टीसीएस के, टाटा एल्क्सी के नंबर आने वाले हैं। उससे पहले आईटी पैक में आज एक अच्छा खासा जोश देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर टाइटन की बात करें तो कल कंपनी ने अपने Q2 के अपडेट्स को जारी किया था, जिसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम आज इस शेयर में भी हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स कैसे रहे हैं। देखिए सबसे पहले वही नाम आए हैं जैसे कि टीसीएस हो गया, टाइटन हो गया और बाकी आईटी पैक के नंबर्स जैसे कि इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भी आज एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो ऑटो सेक्टर आज यहाँ पे अव्वल दर्जे पे है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2 ऑटो पैक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल और बीईएल करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप का अगर हाल देखा जाए तो ओवरऑल सेक्टर में आज हमें एक गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप में भी इनफैक्ट एक बिकवाली का सिलसिला रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो एस्कॉर्ट, क्यूबोटा, अपोलो टायर्स, फेडरल बैंक और एसबीआई कार्ड में एक हमें बढ़त का सिलसिला देखने को मिला है। और लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो एनएलसी इंडिया, ओबराय रियलिटी, आदित्य बिरला कैपिटल और इरेडा आज एक भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो डेफिनेटली 4 दिन की जो तेजी बाजार में बनी हुई थी उसमें आज एक ब्रेक तो लगता हुआ दिखाई दिया है। बाजार की नजर कल आने वाले टीसीएस के नतीजों पर है। कैसे हो सकते हैं नतीजे, बता रहे हैं आशीष वर्मा। क्या एक्सपेक्टेड है? कई सारी ब्रोकरेजेस के जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने, क्योंकि एनालिस्ट इसी को ज्यादा देखते हैं, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ कैसी रही। एक्सपेक्ट कर रही है आप कि 2/3% के आसपास क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी में उछाल मोटा मोटी कंपनी डिलीवर कर रही होगी। क्यों? एक तो Q1 कमजोर था टीसीएस के लिए, तो बेस इनके फेवर में जा रहा है। दूसरा, इस बार फिर से बीएफएसआई, हाईटेक, ये सेगमेंट्स ग्रोथ को लीड कर रहे होंगे और इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ को लीड कर रहा होगा। डोमेस्टिक फ्लैट होगा, पस्त नजर आएगा। मार्जिन्स के फ्रंट में लार्जली एक्सपेक्ट करिए, डिफरेंट ब्रोकरेजेस के व्यू स्क्रीन पर आएंगे, पर मोटा मोटी मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू लार्जली फ्लैट देखने को मिलेंगे। क्यों? कई सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं। एक तो टीसीएस ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की बात करी थी 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो 1 महीने का उसका इंपैक्ट आना है। यह निगेट हो रहा होगा क्योंकि बीएसएनएल की डील धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। वो मार्जिन डाइल्यूटिव डील थी, तो मार्जिन पे उसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है। प्लस क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, उससे काफी हद तक भरपाई होगी, इसीलिए शायद मोटा मोटी मार्जिन फ्लैट देखने को मिलेंगे। मुनाफा स्क्रीन पे रख दिया है, लेकिन उस पर आवाज का कोई आकलन अनुमान नहीं रखा है मैंने, क्योंकि इस बार एक वन टाइम चार्ज सेवरेंस का, वो जो रिस्ट्रक्चरिंग एम्प्लॉइज को निकालने की बात, उसका वन टाइम कॉस्ट बिलो एबिटा आपको शायद देखने को मिले, और वो ज्यादातर ब्रोकरेजेस फैक्टर इन नहीं कर रही हैं। इस बार के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूं ना कहां रहेगी नजर, देखिए कहां का नजर है। वो ले ऑफ्स, वो एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग, उसको लेकर अपडेट्स पे सबसे पहले। दूसरा, जनरेटिव एआई, उसके इनिशिएटिव्स टीसीएस क्या ले रहा है और उसका वॉल्यूम पर, उसका प्राइसिंग पर, उसका हायरिंग पर क्या असर दिख रहा है। तीसरा, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, तो क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर किस तरह से डील्स रैंप अप हो रही हैं, नई डील्स क्लोज हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, उस पर व्यू। H1B वीजास की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा टीसीएस की इस देश में, इंडियन आईटी कंपनीज में, और जो वीजा कॉस्ट बढ़ाने की बात ट्रंप सरकार ने करी है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। बीएसएनएल डील रैम्प डाउन हो रहे थे, रिड्यूस हो रही थी, एक आध क्वार्टर बाद उसके रैंप अप्स की शुरुआत होनी है, उस डील के अपडेट्स इंतजार रहेगा। और एक और चीज जुड़ गई इस बार, तो जेएलआर में जो साइबर अटैक के अपडेट्स थे, उसका टीसीएस पर असर।
तो बहुत कुछ होना है। कल मैनेजमेंट से जब चर्चा होगी तब समझ में आएगा। परसों सीएनबीसी आवाज पे मैनेजमेंट लाइव होगा, तब डिटेल में इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन नंबर्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पर ये सब कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इधर अदानी ग्रुप विस्तार के लिए बड़ी फंड रेजिंग करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इस पर जल्दी फैसला ले सकता है। डिटेल्स बता रहे हैं यतीन मोता। जी, अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो सूत्र सीएनबीसी आवाज़ को ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द बोर्ड एक फंड रेजिंग के ऊपर डिसीजन ले सकता है। मोस्ट लाइकली राइट्स इशू के जरिए यहाँ एक बड़ा फंड रेज हो सकता है, करीब 18 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का। मोस्ट फंड्स जो रेज होंगे राइट्स इशू के जरिए अपने बिजनेसेस को विस्तार करने में, खास करके जो एयरपोर्ट्स और डिफेंस कारोबार है इसको बड़ा करने में यूटिलाइज होगा। कुछ सालों पहले अदानी एंटरप्राइजेस ने एक एफपीओ लॉन्च किया था, लेकिन हिंडनबर्ग क्राइसिस के चलते एफपीओ का प्लान कैंसिल कर देना पड़ा और उस के बाद कोई बड़ा फंड रेजिंग अदानी एंटरप्राइज में हमने देखा नहीं है। तो हाँ, राइट्स इशू के जरिए बहुत जल्द बोर्ड डिसीजन ले सकता है। इस स्टोरी के ऊपर अभी तक अदानी ग्रुप की कोई कमेंट नहीं आई है, लेकिन हाँ, राइट्स इशू एक प्रेफर्ड रूट के जरिए सूत्र बता रहे हैं कि बोर्ड इस पे विचार कर रहा है। के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज अपनी 2 दिन की भारत यात्रा के लिए मुंबई पहुंचे हैं। पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। स्टारमर कल पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आज मुंबई में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूके के ट्रेड मिनिस्टर पीटर फाइल के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना करने पर बातचीत हुई। दोनों मंत्रियों ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी सर्विसेज में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी को फिर से सक्रिय करने पर भी बातचीत हुई। मुंबई पहुंचकर पीएम स्टारमर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापार समझौता 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने को तैयार भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लॉन्च पैड है। This is the biggest trade mission that the United Kingdom has ever sent to India. Obviously, this is a two-parter, if you like. We had Prime Minister Modi over to the United Kingdom earlier this year to sign the FTA, the free trade agreement that we agreed, and today is the return leg of that, if you like. That FTA is really important for us. It's the biggest deal that we've struck since we left the EU, and I think it's the biggest deal that India has ever struck. अब ब्रिटेन में बॉलीवुड का जादू फिर से गूंजेगा। यशराज फिल्म्स 2026 में 3 फिल्में यूके में बनाएगा। आज यूके के साथ यशराज फिल्म्स ने डील की है। इसके तहत अगले साल से 3 फिल्में यशराज फिल्म्स ब्रिटेन में बनाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज मुंबई में यशराज फिल्म्स के स्टूडियो भी गए और वहीं से इसका ऐलान किया। इस साझेदारी से 3000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। स्टारमर ने एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से भी मुलाकात की। आज एयरफोर्स डे है और इस देश भारतीय वायुवीरों को सलाम कर रहा है। 93वें स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड में वायुसेना ने राफेल, सुखोई, स्वदेशी नेत्रा, C-17 ग्लोब मास्टर, आकाश मिसाइल, C-130J हरक्यूलिस, अपाचे और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने परेड का निरीक्षण करके वायुवीरों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो ऐसी वायुसेना का हिस्सा हैं जो न केवल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है बल्कि साहस और समर्पण से भी अतुलनीय है। इससे पहले CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे एक गर्व है कि मैं आज ऐसी वायुसेना का हिस्सा हूं जो टेक्नोलॉजी और क्षमता में संसार की अग्रिम वायुसेनाओं में से एक है। एक ऐसी वायुसेना जिसने देश के हर संकट में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना किया। एक ऐसी वायुसेना जिसका हर वायु योद्धा देश की रक्षा के लिए एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है।
1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान अंदरूनी विद्रोह और अशांति से जूझ रहा है और अब मुनीर और शहबाज अमेरिका और अरब पे सहारा खोज रहे हैं। ऐसे में भारत की डिप्लोमेसी के सामने क्या चुनौतियां हैं? आवाज अड्डा में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, तो जरूर जुड़िए। शाम 7:57 पर पाकिस्तान हारा, खोजे सहारा। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया है। इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को देने का ऐलान किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।